ये अगला मिला। अस्सलाम वालेकुम सर। ऐड होते गए। लाइटें बंद कर दे। क्या ये 2 सेक्शंस हैं? नो सर, एक ही सेक्शन है। 44 स्टूडेंट्स हैं इसके अंदर। जी सर, 44 एक ही सेक्शन में है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका ये कोर्स है जी कंट्रोल सिस्टम थ्योरी का, जिसकी 3 क्रेडिट आवर्स की क्लास है और 1 क्रेडिट आवर की लैब है। तो ये दोनों चीज़ें मैं कंडक्ट कराऊंगा। मेरा नाम खुर्रम हाशमी है और मैंने अपना इंट्रोडक्शन में करा देता हूँ। मैंने ग्रेजुएट किया था यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब से 2012 में, और फिर मैंने यूईटी ज्वाइन कर ली थी और मास्टर्स किया था 2015। तो 2014 से मैं नारोवाल कैंपस में पढ़ा रहा हूँ और फिर 2016 to 2020 मैं शंघाई जाता हूँ यूनिवर्सिटी, शंघाई चाइना में था। वहाँ से मैंने डॉक्टरेट की। तो अब मेरी जो अपनी रिसर्च वगैरह है वो भी पावर सिस्टम कंट्रोल और स्मार्ट ग्रिड से रिलेटेड है। So that's why this subject is a little bit forms the basis of my work. तो थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन करा दूँ आपकी बुक का पहले। अगर मैं स्क्रीन शेयर करूं, ये स्क्रीन नज़र आ रही है सबको? यस सर।
यस सर, आ रही है। ये आपकी जो है रेफरेंस बुक है में नॉमिनस नॉइस कंट्रोल सिस्टम्स इंजीनियरिंग 6th एडिशन या जो भी मिल जाए। सो इसको हम चैप्टर बाय चैप्टर फॉलो करेंगे और जो भी इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको कवर करेंगे। तो आज जो है वो ये इंट्रोडक्शन पार्ट कुछ थोड़ा बहुत आप खुद पढ़ लें, जिसमें आपका ये चैप्टर 1 से स्टार्ट होता है और इसमें ज़्यादातर इंट्रोडक्शन है कि कंट्रोल सिस्टम्स क्या है और किस तरह इसको यूज़ किया जाता है। तो थोड़ा बहुत मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ, बाकी आप बुक रीडिंग की हैबिट डेवलप करें कि जो जो कुछ पढ़ते हैं उसको उसी हफ्ते में या उसी शाम आप रीड कर लें, तो आपको कॉन्सेप्ट ज़रा अच्छे हो जाएंगे और बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें जो कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है वो भी आपको उसी वक्त एब्जॉर्ब हो जाती है। तो अब मैं जो थोड़ा सा बोर्ड पे आ जाता हूँ यहाँ। अच्छा जी। आप सब लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही है ठीक। यस सर, आ रही है। यस सर। चलो चलेंगे। अच्छा जी, बेसिक सी एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं कि कंट्रोल सिस्टम्स है क्या। सो हमारी इंजीनियरिंग में मुख्तलिफ तरह के प्रोसेसेस होते हैं जिनको आपने कंट्रोल करना होता है ताकि एक सर्टन रिजल्ट या एक सर्टन आउटपुट आप ले सकें। तो मिसाल के तौर पे कोई भी प्रोसेस है जिसमें आपके पास एक डीसी मोटर है जो कि आगे किसी भी मिक्सिंग मशीन है उसको पावर कर रही है।
ये डीसी सप्लाई है और इसके अंदर कोई लिक्विड है जिसको इसने रोटेट करना है और इसकी स्पीड जो है वो आप किसी ख़ास टाइम पे कांस्टेंट रखना चाहते हैं, किसी ख़ास टाइम पे चेंज करना चाहते हैं, किसी ख़ास टाइम पे फिर कांस्टेंट रखना चाहते हैं अक्रॉस टाइम स्पीड। तो ये रिज़ल्ट आप कैसे अचीव कर सकते हैं? इसमें जो है आप अगर इसको स्विच ऑन या स्विच ऑफ करेंगे तो अगर आपने थोड़ा सा मशीन्स के बारे में पढ़ा हो तो मोटर की स्पीड जो है वो चेंज होती है, थोड़ी सी स्टार्ट में तेज़ होती है और फिर किसी लेवल पे आके स्टेबल होती है। तो आपका ये जो टाइम पीरियड है इसमें मुख्तलिफ स्पीड है फ्रॉम दैट जो आप चाहते हैं। तो आप कैसे जो है अपनी डिज़ायर्ड स्पीड और डिज़ायर्ड पावर अचीव कर सकते हैं? तो ये वो इस तरह के प्रोसेस हैं जिसके लिए आपको कंट्रोल सिस्टम्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको क्या चाहिए होता है कि ये आपकी मोटर है और इसको पावर करने के लिए यहाँ पे DC टू DC कन्वर्टर है, ये इसकी आउटपुट है जो कि आगे किसी टैंक के साथ कनेक्टेड है जिसको इसने रोटेट करना है इसमें लिक्विड को। यहाँ पे आपके पास कोई टैकोमीटर कह लें या कोई भी सेंसर जो इसकी स्पीड मेजर कर रहा है। तो इस इंफॉर्मेशन को आप प्रोसेस करते हैं और यहाँ पे आप इसके कमांड सिग्नल्स जो हैं उसको एडजस्ट करते हैं। ये ओरिजिनल था, ये रीडिंग है और ये इसका एरर है जो यहाँ पे जा रहा है। तो इससे आप ये डिटरमिन करते हैं कि आप यहाँ पे इनपुट दी हुई है उसको कितना चेंज करने की ज़रूरत है ताकि आप यहाँ पे डिज़ायर्ड स्पीड अचीव कर सकें। अब ये एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है कंट्रोल सिस्टम्स की। सर जी जी सर ये जो लास्ट में समझाया है ये नीचे वाला कंट्रोल सिस्टम वाला बता फिर से सर बात कट रही थी। फिर से अच्छा, ये एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको कंट्रोल सिस्टम की कि आपके पास एक DC मोटर है और उसकी आउटपुट जो है वो फिजिकल टॉर्क और स्पीड की फॉर्म में आ रही है यहाँ पे और आगे ये किसी टैंक से कनेक्टेड है जिसके अंदर लिक्विड है और उसको आप मिक्स कर रहे हैं। तो अब इसकी आप एक ख़ास स्पीड मेंटेन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप एक स्पीड सेंसर या टैकोमीटर जिसको आप कहते हैं वो लगाएंगे और इसका इनपुट आप किसी एक फीडबैक लूप में देंगे किसी सेंसर के थ्रू यहाँ पे। तो ओरिजिनल कमांड इस DC टू DC कन्वर्टर की जो इस मोटर को रन कर रहा है, अगर ये एरो उसको रिप्रेजेंट करता है तो आप इसमें से ये जो मेजर्ड कंपोनेंट है इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपके पास एरर आ जाएगा और उस एरर को आप यहाँ पे इंजेक्ट कर देते हैं इस कंट्रोल में, इस DC टू DC कन्वर्टर में, ताकि आपको अंदाज़ा रहे कि आपने कितना इनपुट चेंज करना है ताकि आपके पास डिज़ायर्ड आउटपुट है। अब इसको थोड़ा सा अगर और एक्सपेंड करें तो ये अगर आपकी मोटर है तो और ये इसका जो कन्वर्टर है DC टू DC, इसको हम एक सिस्टम बना देते हैं। तो इसका इनपुट जो है वो ये है और यहाँ से जो आउटपुट आपने मेजर किया है स्पीड का ये है। इसको आप एक
फीडबैक गेन कह लें। फीडबैक गेन सेंसर के एरर को रिप्रेजेंट करता है। इस सेंसर के ये कुछ भी हो सकता है, सिंप्लिसिटी के लिए आप इसको 1 ले लेते हैं। सो ये प्लस है, पॉजिटिव इनपुट है, और ये नेगेटिव, इसमें से सब्ट्रैक्शन है। तो यहाँ पे आपके पास एरर आ जाता है। अब यहाँ पे आप एक कंट्रोलर लगाते हैं जो आपको आपकी डिज़ायर्ड इनपुट, डिज़ायर्ड आउटपुट अचीव करने में हेल्प करता है। अब ये कंट्रोलर क्या है? इस सिस्टम में मैंने ये कंट्रोलर की एडिशन की। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर इसको रिपीट कर दें, किसी बच्चों ने ना रिमूव कर दिया था क्लास में से। अच्छा, चलिए Yes, मैं sir. ये वाली जो फिगर है मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ दोबारा कि आपके पास ये मोटर। एक्सक्यूज मी सर। जी जी जनाब। सर आप रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं सारों को, क्योंकि ये बार बार रिमूव कर देते हैं क्लास में से, तो फिर बार बार सर इनकी ज्वाइन आदत करनी नहीं रहती जाती है। सर, इनको तमीज़ ही नहीं है क्लास लेने की, इसलिए इनकी आदत नहीं जाएगी। आप सर प्रेजेंटर सबको बोल अटेंडेंस बना पाएंगे? दिए, फिर रिमूव कर रहे हैं। यस सर, अटेंडेंस बनाते हैं ताकि कोई किसी को रिमूव ना कर पाए। हाँ हाँ। थैंक्स और अलॉट सर। अब आपको सर आप कंटिन्यू करें, सभी अटेंडेंस बन के 628 नहीं है। वही है सिर्फ प्रेजेंट है। बाकी से आप कंटिन्यू करें, बाकी सभी अटेंडेंस में। अच्छा अच्छा जी चलें। अब ये जो फिगर है इसको मैंने इसका इक्विवेलेंट ड्रॉ किया, एक सिंपल सा। सो आपके पास इस यहाँ स्पीड आउटपुट आ गई और इसको आपने फीडबैक के थ्रू यहाँ इनपुट में दे दिया और डिफरेंस जो है वो एरर आ गया। और अब ये कंट्रोलर से इसको मज़ीद रिफाइन कर रहा है। अब कंट्रोलर क्या करता है? सिंपली स्पीकिंग कंट्रोल के 3 जो हैं वो सिंपल एस्पेक्ट्स हैं। एक होता है प्रोपोर्शनल कंट्रोलर। प्रोपोर्शनल कंट्रोलर ये है कि इनपुट आ रही है तो आपने उसके साथ कोई गेन मल्टीप्लाई कर दिया आउटपुट, इसको कहते हैं प्रोपोर्शनल कंट्रोल। एक होता है इंटीग्रल कंट्रोलर। इंटीग्रल कंट्रोल ये है कि इनपुट आ रही है तो आपने उसके साथ एक इंटीग्रल एलिमेंट मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये मैं आपको थोड़ा बाद में बताता हूँ इंटीग्रल एलिमेंट क्या है। बेसिकली आप समझें कि इंटीग्रेशन है, इनपुट की इंटीग्रेशन आउटपुट, और इसके साथ कोई गेन है जो कि मल्टीप्लाई होगा। और एक डेरिवेटिव होता है कंट्रोल जो ये कहता है कि इनपुट आ रही है तो आपने उसका एक डेरिवेटिव एलिमेंट से उसको मल्टीप्लाई करके आउटपुट में दे दिया। और ये सारी चीज़ें जो हैं ये ऐड होने के बाद आउटपुट में चली। आपका कंट्रोल प्रोपोर्शनल भी हो सकता है, भी हो सकता है, इन दोनों या तीनों के कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं सिंपलेस्ट टर्म्स। अब ये जो हम सारी डिस्कशन कर रहे हैं इसको हम कहते हैं क्लोज्ड लूप कंट्रोल। क्यों? क्योंकि ये लूप क्लोज हो गया। जो इनपुट है इसको आप आउटपुट से कंपेयर करके यहाँ पे कंट्रोल डिटरमिन कर रहे हैं कि क्या है। इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली जो एक और सिंपलर मेथड होता है उसको आप कहते हैं ओपन लूप कंट्रोल। ओपन लूप कंट्रोल ये है कि आपके पास पावर सप्लाई है, फर्ज करें आपके पास एक स्पीड का नॉब है और ये आउटपुट एक फैन को जा रही है
और आप यहाँ से मैनुअली इसको चेंज करके देखते हैं कि कितनी हवा जो है तेज़ है या हल्की। इसमें आप खुद इस लूप में हैं, आप इसको खुद डिटर्मिन कर रहे हैं। सो इसको हम ओपन लूप कंट्रोल कहेंगे। इस लूप को आप कंसिडर नहीं करेंगे, आप खुद पंखे की हवा से डिटर्मिन करते हैं कि जी ये जो है अपना तेज़ है, हल्का है, क्या है। इसको आप कहते हैं ओपन लूप कंट्रोल। ये इतने एक्यूरेट नहीं होते, लेकिन ये ज़रा फास्टर होता है कंट्रोल के आपने जल्दी से चेंज किया और आपको आउटपुट मिल गया। वेयर एज क्लोज लूप कंट्रोल थोड़े बहुत स्लो हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस लूप एंड दीज कंट्रोल्स। सो ये दो मेजर डिविजन्स कंट्रोल की, ओपन लूप कंट्रोल और क्लोज लूप कंट्रोल देख ली हमने। अब किसी भी प्रॉब्लम के लिए कंट्रोल सिस्टम डिज़ाइन करने का जो प्रोसेस है उसको आप कुछ डिस्क्रीट स्टेप्स में डिज़ाइन कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। वो आपकी बुक का आर्टिकल 1.5 है, उसमें लिखा है। इसको थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता भी देता हूँ साथ में रेफरेंस के लिए कि आपको पढ़ने में आसानी हो। तो किसी भी चीज़ को समझने के लिए, उसका कंट्रोल डिज़ाइन करने के लिए पहले तो आप ये समझेंगे कि ये है क्या। यूजुअली एक ब्लैक बॉक्स होता है। जब तक आपको पता नहीं है कि इसके अंदर क्या है, तो इसकी एक इनपुट है और इसका एक आउटपुट। अब अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि ये है क्या। ये एक डीसी मोटर है या ये कोई एक फ़ैन है या ये क्या चीज़ है। सो आपको उसकी फिज़िकल सिस्टम की जानकारी हासिल करना ज़रूरी है कि ये है क्या और इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि इस सारे सिस्टम से आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप चाहते क्या हैं। सो बहुत सारे सिस्टम हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास, अगर आप इस बुक में देखेंगे तो आगे जाके एग्जांपल आएगी फिज़िकल पिस्टन की, कि ये एक पिस्टन है, इसको डैम्पर कहते हैं, डैम्पर है। सो यहाँ से अगर आप फोर्स अप्लाई करें तो इसके अंदर फ्लूइड जो है वो उस एक्शन को रोकता है, स्लो डाउन करता है। इसी तरह अगर आप इसको स्ट्रेच करें तो उस एक्शन को ये स्लो डाउन करता है। एक शॉक एब्जॉर्बर आप कह सकते हैं, जैसे गाड़ी में होता है। इसी तरह आपके पास एक स्प्रिंग है। सो स्प्रिंग की भी मोरलेस यही जो है कोशिश होती है कि अगर आप उस पर ये फोर्स अप्लाई करें तो ये उसको रेजिस्ट करता है, इतना ज़्यादा नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप इसको पुल करें तो ये उसको ज़्यादा रेजिस्ट करता है। और फिर अगर आप इसको छोड़ दें यहाँ से तो ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आने की कोशिश करता है, ऑसिलेट करता है। सो इस चीज़ की नेचर में ऑसिलेशंस हैं। सो ये सिस्टम इस सिस्टम से डिफरेंट है, इनकी फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स मुख्तलिफ हैं। अब आप क्या करते हैं कि जब आप किसी चीज़ को समझते हैं तो फिर आप उसको एक इक्वेशन में लिखने की कोशिश करते हैं। सो कि फोर्स सप्लाई करें तो बिहेवियर क्या होगा, इसको आप एक इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। स्प्रिंग के लिए भी, एक पिस्टन के लिए भी। इसी तरह ये जो ये बिहेवियर है V इक्वल्स IR, ये किस चीज़ का बिहेवियर है? ये एक रेजिस्टर का बिहेवियर है, करंट वोल्टेज का, बिल्कुल। सो ये आपने जो ये रिलेशनशिप है, आपने इसको एक इक्वेशन की फॉर्म में लिख लिया।
अब इसको अगर आप कंट्रोल करना चाहेंगे तो आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि इसकी फिजिकल क्वांटिटीज़ के साथ क्या रिलेशन है, इसको इक्वेशन की फॉर्म में किस तरह एक्सप्रेस किया जा सकता है। सो फर्स्ट आप इक्वेशंस लिखना है सिस्टम की। ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें कि ये फिजिकल क्वांटिटी या ये फिजिकल सिस्टम है क्या। फिर उसके बाद आप एक सिंपल सा ब्लॉक डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं जो कि इस प्रोसेस को या सिस्टम को डिस्क्राइब कर सके। सो ये फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम इस तरह की जो मैंने आपको बताया कि इनपुट है, ये सिस्टम है जिसको यूजुअली प्लांट कहा जाता है किसी भी सिस्टम में, और इसका ये आउटपुट है और आउटपुट फिर आपने फीडबैक में। तो इसको आप इस तरह करके मुख्तलिफ चीज़ों में आप डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जी मिसाल के तौर पे ये एक इनपुट है, ये एक सिस्टम है, इसका आउटपुट एक और सिस्टम में जा रहा है, ये सिस्टम 2 है, इसका एक तीसरे सिस्टम में जा रहा है, ये सिस्टम 3 है। फिर उसके बाद यहाँ से जो है आपका आउटपुट आ रहा है। तो आपने जो भी सिस्टम है उसको इस तरह ट्रांसफ़र फंक्शंस का हम बात करेंगे बाद में, उससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हर बॉक्स में हर सब सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन आ जाता है। फिर इस सारे को अगर आप क्लोज लूप कंट्रोल में लेना चाहेंगे तो ये फीडबैक के साथ यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ कंट्रोलर आ जाएगा। आगे चल के हम देखेंगे कि इस चीज़ को सिंप्लीफाई किया जा सकता है। अगर 1 2 3 इस तरह हो तो आप उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ये एक सिस्टम बना सकते हैं। सो ये कंट्रोलर है, ये सिस्टम है, ये इनपुट है और ये फीडबैक है। सो ये थोड़ा आगे चल के आप देखेंगे इसको, इस चीज़ को, ये जो मैंने अभी किया है इसको आप कहते हैं सिस्टम रिडक्शन। अगर आपस में कनेक्टेड हैं सिस्टम्स या ये आपस में कनेक्टेड हैं प्रोसेसेस तो उसको आपस में मिला देना, छोटा कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। इसकी मैं एक एग्जांपल आपको छोटी सी दे देता हूँ जो आजकल पॉपुलर है कि आप क्या करते हैं कि अगर आप एक पावर इन्वर्टर की मिसाल लें तो आपके पास इस तरह करके IGBTs का ब्रिज होता है। ये बहुत सिंपल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, हर चीज़ एक बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है और ये आप इसको 3 फेज ब्रिज समझ लें। इसकी 3 आउटपुट्स हैं A B C, ये आउटपुट आ गई, इसकी एक इनपुट है, ये DC में आ गई। ठीक हो गया जी। और इसको कंट्रोल करने के लिए इन स्विचेस को कंट्रोल करने के लिए किसी और कलर से मैं अगर रिप्रेजेंट कर दूँ, इन स्विचेस को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे गेट पल्स जनरेटर होता है। गेट पल्स जनरेटर इस तरह करके ऑफ या ऑन पल्सेस देता है जिससे स्विच ऑन होता है। अब ये 2 सिस्टम हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और आगे जो है यहाँ पे 3 फेज पावर सप्लाई A B C, वोल्टेज आ रही है, यहाँ इनपुट पे DC आ रही है। इनपुट पे DC आ रही है। अच्छा, अब जो है माइक म्यूट कर दें अपना। अच्छा,
तो अब जो है वो क्या है कि ये आउटपुट हो गई और इनपुट जो है आपकी यहाँ से एक रेफरेंस वैल्यू आती है जो कि किसी एक और प्रोसेस के थ्रू इसमें कन्वर्ट होती है और गेट पल्सेस इसको जाती हैं और यहाँ से आउटपुट आती है। इस आउटपुट को आप वापस यहाँ लाके कंपेयर, थोड़ा सा नीट बना देता हूँ दोबारा मैं इसको, कि ये आपके पास आउटपुट आ रही है, इनपुट आपके पास यहाँ से जा रही है। इनपुट बेसिकली रेफरेंस वैल्यू है कि मुझे इस तरह की ए बी सी साइन वेव्स चाहिए। सो इस इनपुट को अगेन आप इस आउटपुट से कंपेयर करेंगे, आपके पास एक डिफरेंस आ जाएगा एरर, और इसको मज़ीद आप एक कंट्रोल सिग्नल से गुजारेंगे, कंट्रोल मेथड से, जिससे आपको ये अंदाज़ा होगा कि कितनी आपको चेंज करने की ज़रूरत है कंट्रोल मेथड में। सो इसको हम कंट्रोल कर देंगे। इस सिस्टम की अगर आप एक डायग्राम बनाएंगे, आजकल पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत यूज़ होता है, आप भी लेटर ऑन जाके देखें। इसकी आप डायग्राम बनाए तो ये इस तरह है कि आपके पास एक इनपुट आ गया, एक आपके पास कंट्रोलर आ गया, एक आपके पास ये गेट पल्स जनरेटर जिसको आप PWM पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन भी कहते हैं, इसको आगे देखते हैं। फिर आपके पास ये कन्वर्टर आ गया सिस्टम, इसका आउटपुट आ गया, और ये आप फीडबैक गेन के थ्रू यहाँ पे ला रहे हैं और थोड़ा नीट करके बना दें। ये एरर है। अब क्या कर सकते हैं आप कि इन दोनों को एक सिस्टम बना सकते हैं क्योंकि आपस में रिलेटेड हैं। तो इस उसमें हम क्या करते हैं कि इस सारी चीज़ को जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसको आप एक ही सिस्टम कंसिडर करते हैं। फिजिकली यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं आपस में और ये एक ही ब्लॉक बन जाता है। तो अब जब आप इसकी डायग्राम बनाएंगे तो वो इस तरह की होगी। ये कंट्रोलर, ये सारा प्लांट जिसमें ये सारा आया है, और फीडबैक के इस प्रोसेस को आप सिस्टम रिडक्शन कहते हैं। क्लियर हो गई बात? कुछ समझ आई? यस सर। यस सर। यस सर। चलें जी, ये एक इंट्रोडक्शन है कि किस तरह आप प्रोसीड करते हैं इस कोर्स में और इस सारे कंट्रोल सिस्टम में। अब ये जितनी भी चीज़ें हैं इसके अंदर, इसको आप कहते हैं ट्रांसफ़र फंक्शन। ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है कि इनपुट को आउटपुट तक पहुंचाने के लिए, जो भी इसको इनपुट को आउटपुट पर ट्रांसफ़र करने के लिए जो भी आप अमल करेंगे या जो भी आप प्रोसेस करेंगे वो इसमें आ जाएगा। सर एक क्वेश्चन। जी जी जी। सर जो इम्पल्स जनरेटर है उसको आपने जो ऊपर जो हमारे पास स्विचेस लगे हैं उसको कैसे उसके साथ रिड्यूस किया? वो तो उसके साथ अलग चीज नहीं है, कनेक्टेड है ना आपस में। ऊपर की तो समझ आती है रिडक्शन हो गई है उनके आपस में मल्टीप्लाई होके, जो आपने बताया। नीचे जो है जो कंट्रोल है जो, वो उसको कैसे किया आपने सर? गेट जो अच्छा जी, पल्स जनरेटर है। एक बताता हूँ। एक बात तो ये है कि ये जो है इसको आप कहते हैं पल्स जनरेटर। इम्पल्स जनरेटर और चीज़ होती है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन है इसकी। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इसकी इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन है। ये डायरेक्टली इसको वो इक्वल टू दिस नहीं कर दिया। इसके अंदर और बहुत से प्रोसीजर्स होते हैं जो कि आप मैथमेटिकल ये वो मॉडलिंग करते हैं, लेकिन सिंपली स्पीकिंग एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन दिखाई कि अल्टीमेटली ये जो है ये इसके बराबर हो जाएगा इन सिंपल टर्म्स। डिटेल्स तो कुछ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हैं इसकी, लेकिन समझाने के लिए, क्योंकि आजकल यूज़ हो रहा है आपका पीवी जनरेशन और फोटोवोल्टाइक, उसको इन्वर्टर के थ्रू ग्रिड के साथ लिंक करना और ये चीज़ें,
इसलिए जो है ये एग्जांपल आज के हिसाब से अच्छी इसलिए दे दी। ठीक है सर, शुक्रिया। सही। सो आउटपुट ओवर इनपुट जो है किसी भी सिस्टम का, वो उसका ट्रांसफर फंक्शन होता है। अभी हम आगे जाके टाइम डोमेन एनालिसिस और फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस देखेंगे, जो कि दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं कंट्रोल सिस्टम थ्योरी के। सो टाइम डोमेन एनालिसिस तो एक एक्स टी की फॉर्म में लिखते हैं, आउटपुट को इनपुट की फॉर्म में, वाई टी इज समहाउ एक्स टी प्लस सम अदर वेरिएबल्स। और एस डोमेन जो है वो इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन लिखा जाए, सारी चीज़ें फ्रीक्वेंसी डोमेन में आ जाती हैं। किस तरह आती हैं, इसका क्या मतलब है, इसको थोड़ा आगे जाके देखेंगे। सिंपल टर्म्स में, जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको एक फिजिकल एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर ये आपकी साइन वेव है, ये टाइम डोमेन, ये इसका एम्पलीट्यूड है, और इसको अगर आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म से गुजारें, फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करें, तो ये इस तरह करके यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 50 हर्ट्ज। इसको एक लाइन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे कि सारा सिग्नल 50 हर्ट्ज पे लाया करता है। इसी को अगर आप थोड़ा सा यूं कर दें, तो अब फाइव इंटू 50 पे एक बड़ा होगा 7 सो ऑन। अगर इसको आप सारा स्पेक्ट्रम देखें तो ये फंडामेंटल होगा 1, जिसको मैं 50 हर्ट्ज कह रहा हूँ, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, 9, 10, 11 एंड सो ऑन। सो ये फ्रीक्वेंसी का स्पेक्ट्रम जो है ये इस तरह करके होगा, इसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्जन अगर इस वेव फॉर्म की करें, इसका फिजिकल मतलब क्या है, इसको अगर आप एक्सपैंड करके देखें तो इसका मतलब ये है कि एक वेव 50 हर्ट्ज पर है, एक वेव जो है छोटी सी सेकंड जो है इसके 2 मल्टीपल्स पर है, यानी यूं करके एक वेव इसके 3 मल्टीपल्स पर है, उसका एम्पलीट्यूड बड़ा है, एक वेव इसके 4 मल्टीपल्स पर है। तो ये छोटी छोटी बहुत सारी वेव्स हैं जो मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज पे हैं, और ये मिलकर जॉइन होकर ये वेव फॉर्म बनाया है। सो ये सिग्नल टाइम डोमेन सिग्नल है, ये जो मैं दोबारा हाईलाइट कर रहा हूँ, और इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन जो है ये सारा सिग्नल है। सो ये टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन में ये डिफरेंस है कि आप किसी भी चीज़ के मुख्तलिफ मल्टीपल्स देख सकते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होता है, फ़ायदा हम आगे जाके देखेंगे कि क्या होता है, किस तरह होता है। कुछ मल्टीपल्स जो हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं, कुछ मल्टीपल्स जो हैं वो छोटे होते हैं, बहुत इनसिग्निफिकेंट होते हैं, उनको आप फॉर द टाइम बीइंग इग्नोर भी कर सकते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बहुत सी इसमें आगे चीज़ें होती हैं, लेकिन ये मैंने आपको एक फिजिकल एग्जांपल दी है कि साइन वेव की अगर आप शक्ल बिगाड़ दें तो उसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम चेंज हो जाता है। ये हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म के थ्रू अचीव करते हैं, टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में शिफ्ट कर। अब ये जो दोनों बातें मैंने की हैं ये कंटिन्यूस टाइम, इसको आप डिस्क्रीट टाइम में भी कर सकते हैं। डिस्क्रीट क्या होती है? डिस्क्रीट डोमेन ये होती है कि अगर आपके पास ये सिग्नल है तो इधर पहले टाइम, पहले एम्पलीट्यूड है, एम से रिप्रेजेंट कर लें एम्पलीट्यूड। तो डिस्क्रिटाइजेशन क्या होती है कि आप इसको छोटे छोटे
इंस्टेंट्स में बांट देते हैं। क्या किया, टाइम को आपने सैंपल से रिप्रेजेंट कर लिया। सो इसको अब आप कहेंगे सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जितने भी, मतलब ये तो मैंने बड़ा नंबर बताया है, ये बहुत छोटे छोटे होते हैं। और यहाँ आप डिस्क्रिप्शन वैल्यू कर लेते हैं। सो से कि ये वैल्यू है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो अब क्या होता है, अब ये सारी चीज़ इस तरह मैप होती है कि पहले सैंपल पर जो इसकी वैल्यू थी वो थी 5, दूसरे सैंपल पर इसकी वैल्यू थी 4, तीसरे सैंपल पर इसकी वैल्यू थी 3 एंड सो ऑन। अब ये इसकी फिजिकल मीनिंग क्या है, ये कंप्यूटर की अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब 5 का क्या मतलब है, 4 का क्या मतलब है, ये आपने उसको जो जो वैल्यू असाइन की है ये वो होगी। इसको डिजिटाइज करके 001, 010, 02, 100 इस तरह करके डिवाइड किया जाता है। और ये जितने बिट्स आप यूज़ करते हैं इसको रेजोल्यूशन कहते हैं, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। ये अभी मैं सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, इस चैप्टर में आपको शायद ये चीज़ नहीं मिलेगी, ये बिल्कुल एंड पे जाके आएगी कि ये क्या है। ये है कि आपने सारा कंट्रोल मशीन से करना है। तो मशीन्स जो लैंग्वेज अंडरस्टैंड करती हैं वो यही वाली लैंग्वेज है, ये वाली मोर स्पेसिफिकली 0010। इन बिट्स आप किसी चीज़ को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो डिजिटल कंट्रोल जो है उसका टॉपिक थोड़ा सा इससे डिफरेंट है, और उसका कुछ इंट्रोडक्शन आपको शायद इसमें भी मिले, जिसमें उसको आप सारा जी डोमेन कहते हैं। सो अभी तक जो मैंने चीज़ें इंट्रोड्यूस की हैं उसमें टाइम डोमेन है, फ्रीक्वेंसी डोमेन है, और थोड़ा बहुत डिस्क्रीट डोमेन। तो डिस्क्रीट डोमेन में सैंपल टाइम और वैल्यू की बात होती है। सैंपल की वैल्यू क्या है, टाइम डोमेन में टाइम और वैल्यू की बात होती है, और इस वैल्यू की फिजिकल मीनिंग ज़्यादा होती है, जैसे 5 ग्राम या इस तरह करके। वेराज डिस्क्रीट डोमेन में ये सिर्फ वैल्यूज़ ऐसी होती हैं जो कंप्यूटर के अंडरस्टैंड करने के लिए। फ्रीक्वेंसी डोमेन में फ्रीक्वेंसी होती है, और अगेन वैल्यू जो है वैसी होती है जैसे ये है। सो किलोमीटर्स रहेंगे, सेकंड रहेंगे, और अपना के क्या कहते हैं कि इस तरह करके फिजिकल वैल्यूज़ होगी इन दोनों डोमेन। अच्छा जी, टू समराइज अगेन, सारा कुछ जो हम कर रहे हैं उसका मकसद ये है, इनपुट है और आपके पास एक प्लांट है जिसकी यहाँ पे आउटपुट है, और इस आउटपुट को आप एक फीडबैक के थ्रू गुजार यहाँ पे लाते हैं। यहाँ पे आपको एरर मिल जाता है, उस एरर को आप कंट्रोल से गुजारते हैं, कंट्रोलर से। कंट्रोलर किसी भी तरह का हो सकता है, और उसको आप प्लांट में दे देते हैं, और आपकी कोशिश होती है कि आपकी आउटपुट वो आए जो आप इनपुट से चाहते हैं। ये इनपुट रेफरेंस है, जैसे आपको आउटपुट पे 5 वोल्ट्स चाहिए तो आप इनपुट पे 5 वोल्ट्स की रेफरेंस वैल्यू देंगे जो ओरिजिनली आ रही है आउटपुट पे। मिसाल के तौर पे आउटपुट पे अगर 4 वोल्ट आ रहे हैं, यहाँ पे ये 4 वोल्ट्स शो करेगा, और आपके पास एरर आएगा 1 वोल्ट का, और फिर कंट्रोलर आपकी इस एरर को ऐसे मल्टीप्लाई करेगा ऐसे फैक्टर से कि यहाँ पे इनपुट चेंज हो और आपका आउटपुट 5 वोल्ट हो जाए। तो ये थोड़ा थोड़ा करके होता है। अगर आपका
रेफरेंस 5 वोल्ट है तो आपका जो ओरिजिनल आउटपुट है वो इन टाइम यहाँ तक पहुँचता है। कितनी तेज़ी से पहुँचेगा ये यूं करके भी पहुँच सकता है, यूं करके भी पहुँच सकता है। दिस डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शनल इंटीग्रल और डेरिवेटिव कंट्रोलर्स। ये सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ। और तरह के भी कॉम्प्लिकेटेड कंट्रोल्स होते हैं जिसमें आपके एच इन्फिनिटी कंट्रोलर होता है, जिसमें आपके और डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें होती हैं, फजी लॉजिक कंट्रोलर्स होते हैं। इस बुक में ज़्यादातर आप इसी पे स्टिक करें। अच्छा जी, बाकी जो है अब ये मेन टॉपिक्स मैंने आपके चैप्टर 1 के कवर कर दिए और अब आप जो है इसको थोड़ा बहुत रीड करें ऑन योर ओन कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। तो कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लें। मेन चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। सर जी सर ये अभी जो आपने जितने भी हमें टॉपिक बताए हैं एक बार सर बुक से वो समराइज करने के वो टॉपिक के नेम रिकॉल कर ताकि हम बुक से वो स्टडी कर सकें। मैंने सारा चैप्टर 1 आपको कवर करा दिया। तो सर अभी आपने ये जितना भी हमें करवाया इसमें हम बुक में हमें इसको थोड़ा रीड करना उसके जो एग्जांपल्स है और दूसरी बताएगी एग्जांपल्स करें आप, वो हम एग्जांपल्स करें आप, खुद करनी है सर ये सारे एग्जांपल्स आप खुद कर लें। चैप्टर 1 में ऐसा कोई इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, इसमें डिस्क्रिप्शन ज़्यादा है, तो आप एग्जांपल्स चैप्टर 1 की देख लें और उसका इसमें रीडिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी आपको चैप्टर 1 में। सर एक्सरसाइज तो ना करने की जरूरत है, एग्जांपल्स कर लें, पेपर हो जाएगा कवर। अभी पेपर काफ़ी दूर है, अभी मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकता। एग्जांपल्स कर लेंगे तो आपको कुछ प्रैक्टिस हो जाएगी, तो फिर एंड प्रॉब्लम देखेंगे कि वो देनी है पेपर में कि नहीं, डिसाइड नहीं किया। ठीक है, थैंक यू सर। यार चैप्टर 1 लेक्चर देख रिकॉर्ड लेंगे। किए हैं आपने? लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ, लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ। सर इसकी बुक शेयर कर दी है? बुक में शेयर कर देता हूँ यहाँ सर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें। सर व्हाट्सएप ग्रुप में ही कर दें। व्हाट्सएप ग्रुप में कर देता हूँ। अच्छा जी, एक यहाँ पे एक एडिशनल बात आप सुन लें कि एरर्स जो हैं यहाँ पे डिस्कस हुए हैं, ये दो तरह के होते हैं। एक होता है स्टेडी स्टेट और एक होता है ट्रांजिएंट। क्या डिफरेंस है? ये अगर रेफरेंस वैल्यू है यहाँ पे जो इनपुट है, तो आपकी आउटपुट इस तरह की है अगर, तो इसको ये जो यहाँ पे एरर है रिमेनिंग डिफरेंस, इसको कहते हैं स्टेडी स्टेट एरर। वेयरएज ये जो चीज़ है एरर, दोनों में डिफरेंस ये है कि जब सिस्टम स्टेबल हो जाता है तो स्टेडी स्टेट एरर फिर भी रहता है, और ट्रांजिएंट एरर ये होता है कि जब सिस्टम पहुंच रहा होता है स्टेडी स्टेट में तो उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है। तो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स से ट्रांजिएंट एरर जो है वो और तरह कंट्रोल होता है। मिसाल के तौर पे इंटीग्रल कंट्रोल से कंट्रोल होता है, वेयरएज प्रोपोर्शनल से कंट्रोल होता है, या इसकी डिटेल हम बाद में स्टडी करेंगे, लेकिन इसमें आपकी बुक में अभी इस चैप्टर में मेंशन है ट्रांजिएंट एरर और स्टेडी स्टेट एरर। ये एक पॉइंट है जो आप एडिशनल यहाँ पे रहता है। फिगर 1.2 आपकी बुक की है, उसमें आप ये चीज़ देख भी सकते हैं। बुक में आपकी व्हाट्सएप ग्रुप में अभी शेयर कर देता हूँ। ये लोड हो रही है बुक, आपके ग्रुप में जा रही है।
सर इसमें कितने चैप्टर्स करने हैं, पूरी बुक करनी है? मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, आउटलाइन शेयर कर दूंगा आपके साथ कि कितने करने हैं इसमें से चैप्टर। सारी बुक तो नहीं है लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट कवर करेंगे। सर हमने अपने कोर्स के जो ज़्यादा मेजर करते सिलेबस वो इसी बुक से कवर करना है, क्या हो गया? जो कोर्स का हमारे सिलेबस इसी बुक से करना है। जी जी इसी बुक से करना है। तो आपका एक मिड टर्म एग्जाम होगा, एक फाइनल टर्म एग्जाम होगा, और 2 या 3 क्विजेज होंगे और असाइनमेंट्स होंगी जो कि सिमुलेशन बेस्ड भी हो सकती हैं और सिर्फ एनालिसिस बेस्ड भी हो सकती हैं। और लैब में आपका सिमुलेशन और उसका प्रोग्रामिंग का काम ज़्यादा होगा थोड़ा सा। तो इस तरह इसको कवर करेंगे। सर इसकी लैब कहते किस ऑनलाइन होगा? लैब आपकी उस पे होगी, कंप्यूटर्स पे होगी, लैब आपके लैपटॉप पे होगी। और मैटलैब जो है आप इंस्टॉल कर लें अपने कंप्यूटर में, तो मैटलैब पे ये सारा लैब होगा आपका। ओके सर, ओके सर। बाकी जो पढ़ें उसको टाइमली रीड करें तो आपको समझ भी आती जाएगी, और थोड़ा सीरियसली क्लास में आए तो नेक्स्ट टाइम से आपकी अटेंडेंस भी मैं लिया करूँगा। ओके जी, आज के लिए ओके इतना ही। सर, इंशाल्लाह। ओके, कोई सवाल है तो पूछ लें, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़ सर।